हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ एस्से राइटिंग फॉर अवर एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है कि भी एस्से राइटिंग जो है वो आपको 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। यहाँ पे आपको 2 एस्से लिखने को आएंगे और ये एस्से के जो पेपर होता है, मोस्ट ऑफ जो मेंस के कैंडिडेट्स होते हैं वो इस पेपर को जो है बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। लेते हैं बट उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं। और मैं आपको हमेशा से बोलता है, मैंने पिछले सालों में भी बोला है कि भाई अगर आप इस पर्टिकुलर पेपर में थोड़ा बहुत भी एफर्ट लगाएंगे, बेयर मिनिमम एफर्ट के साथ भी आप यहाँ पे बाकी जो कंपटीशन है उससे ऑलमोस्ट 10 से 15 मार्क्स भी ऊपर ले सकते हैं। सो ये आने वाले सेशंस में और आज के सेशन में मैं ये सारी बातें करूंगा कि किस तरह से आप अपने एस्से राइटिंग को और ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं और कैसे बेसिकली एस्सेस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो अगर आप एचपीएस इस मेंस में बैठ रहे हैं या अगेन आप तैयारी कर रहे हैं और अपने मेंस मोड में हैं, तो ये सेशंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज इससे आप अपने एस्से को काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर ऑल्सो। ठीक है जी। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेशन वन में मैं आज जो है जनरल इंट्रोडक्शन लूँगा कि भाई एसएससी में क्या पोर्शन है और किस तरह से आपको उन पोर्शन के ऊपर किस तरह से ध्यान देना है, कौन कौन से एरियाज़ के ऊपर काम करना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। प्लस यहाँ पे मैं जो है ट्रेंड्स भी डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले साल के बाद हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज देखा है एस्से के पेपर में। दैट मीन्स कि हम लोग का जो पेपर है वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एस्से वहाँ पे पूछे जाने लगे हैं, जो कि यूपीएससी ऑलरेडी पूछ रहा है। तो इस सब चीज़ों को बात करने वाले हैं एंड चलिए फिर फटाफट सेशन को कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेंस लिख रहे हैं तो हम लोगों की जो एचपीएस मेंस की जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं, जो टेस्ट सीरीज़ है वो लाइव हो चुकी है। इसके अंदर हम लोगों ने जो PYQs है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट किया, क्योंकि हमें पता है कि भाई पिछले सालों के क्वेश्चंस में PYQs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश के टेस्ट हैं, एस्से के टेस्ट हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन मिल रही है। जो सीनियर टीचर्स हैं वो आपके आंसर्स को चेक करके आपको वॉइस नोट के थ्रू या बाकी मीडियम्स के थ्रू जो है वो आपको फीडबैक एंड इवैल्यूएशन देने वाले हैं। ठीक है जी। प्लस वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दी वर्क बुक्स ऑल्सो, सो वो आपको जो है लास्ट मिनट रीड आउट्स के लिए, हैंड आउट्स के लिए वो भी काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड इन दी मॉक टेस्ट, सो इसे जाके आप ऐप में अभी चेक कर सकते हैं। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द एस्सेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड भी एस्से का जो है व्हाट इज द जजिंग क्राइटेरिया, क्या एस्से के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। एज एन एग्जामिनर मैं आपको बताता हूँ कि एस्से में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाती हैं। अगेन बेसिकली यहाँ पे 2 एक एरियाज होते हैं। पहला है कि आप जो भी अपने आइडियाज़ हैं, जो भी अपना आर्गूमेंट दे रहे हैं, वो रेलिवेंट हो, वो ऑर्डरली हो और वो कंसाइज वे में प्रेजेंट किया गया हो। ठीक है जी। ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स जो आप आइडिया दे रहे हो वो रेलिवेंट हो उस पर्टिकुलर एस्से के टॉपिक के साथ। इट शुड बी ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब क्या है कि भाई आप अपने कंटेंट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रहे हो और कंसाइज वे में बता रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी एक आर्गूमेंट के ऊपर आप बहुत डीप में चले गए और फिर उसके बाद बाकी आर्गूमेंट्स को आप वहाँ पे नहीं दे पा रहे हो। सो यू हैव टू बी ऑर्डरली, यू हैव टू बी कंसाइज एंड ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी रेलिवेंट विद योर द मेन थीम, द सेंट्रल थीम ऑफ योर एस्से। ठीक है जी। इसके अलावा करेक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एप्टनेस के ऊपर भी, जो फॉर्मेट का एप्टनेस है उसके ऊपर भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ये बेसिक एरियाज होते हैं जिससे कि हम लोग एस्से को जज कर रहे हैं। ठीक है जी। करेक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप ऐसे एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बट इट हैज़ टू बी गुड, इट हैज़ टू बी फॉर्मल, इट हैज़ टू बी टू द पॉइंट। देन अगेन सेकंड थिंग इज ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट। दैट मीन्स नॉवेलिटी होनी चाहिए, न्यूनेस होनी चाहिए आपके आर्गूमेंट के अंदर एंड इट शुड बी डीप थॉटेड, है ना। तो वो हमको देखना होता है ये सारी चीज़ें एंड दैट इज़ हाउ अवर एस्से इज जज्ड। ठीक है। नाउ पास्ट में जो हमें एस्से देखने को मिल रहे हैं, what type of essays are we getting? So philosophical essays one part, ठीक है जी। सोशियो इकोनॉमिक essays हैं, पॉलिटिकल गवर्नेंस बेस्ड essays हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग essays आते हैं, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के ऊपर essays आपको देखने को मिल रहे हैं। हाउएवर इनमें मैंने जो कट है वो क्यों लगा रखा है, क्रॉस क्यों कर रखे हैं, क्योंकि यू आर फाइंडिंग दैट दिस फिलोसॉफिकल essays हैज़ बिन डोमिनेटिंग द सीन एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न। एंड नाउ जो एचपीएस ने लास्ट ईयर, एचपीपीएससी ने हम लोगों को देखा कि भी लास्ट ईयर का अगर मैं पेपर दिखाऊंगा आपको, हम आगे पेपर देखते हैं, तो फिलोसॉफिकल एस्से जो है वो 10 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन जो थे वो फिलोसॉफिकल एस्सेज के थे। ठीक है जी। ये देखिए 2023 का पेपर है आपका ये। तो यहाँ पे यू कैन सी पहला वाला फॉरगिवनेस एंड कंपैशन एंड ह्यूमन ब्लिस, पहला एस्से है खंडे के पहले एस्से। सेकंड एस्से में आप देखोगे पर्सनल डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस। थर्ड में डिलीजेंस एंड पेशेंस की टू सक्सेस एंड ओनली आप कह सकते हो सोशियो इकोनॉमिक ऐसे आपको देखने में मिल रहा है जो है वो कि इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन पब्लिक ओपिनियन यहाँ पे। सो 4 में से जो है 3 ऐसे आपके फिलोसॉफिकल हो गए हैं। सिमिलरली ऑनलाइन बैंकिंग प्रोज एंड कॉन्स के अलावा मोस्ट ऑफ जो आपके एसेज हैं, ठीक है, मैन इज बट प्रोडक्ट ऑफ द
थॉट एंड व्हाट ही बिकम्स, ठीक है जी। वीगनिज्म, हेल्थी ट्रेंड और एथिकल नेसेसिटी, वेलफेयर स्टेट, इंस्ट्रूमेंटल और डिट्रीमेंटल सोसाइटी एंड ऑनलाइन बैंकिंग, प्रोज एंड कॉन्स। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक ऐसे, रेस्ट ऑफ देम अगेन गोइंग या बेंडिंग टुवर्ड फिलोसॉफिकल एसे, ठीक है जी। सो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि एक फिलोसॉफिकल बेंड के साथ या फिलोसॉफिकल एसे के साथ थोड़ा बहुत HPPSC जो है लाइक एक्सपेरिमेंट कर रही है। इस साल जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही होंगे, लाइक कम भी हो सकते हैं, बट अगेन दिस इज़ वन ट्रेंड दैट वी आर विजिबली सीइंग, ठीक है। तो हम लोगों को आगे आने वाले सेशंस में फिलोसॉफिकल एसेस को भी काफ़ी अच्छे से डिटेल या काफ़ी अच्छे से इनको तैयार करना है। सो वो हम लोग जो 7-8 एसेस तैयार करके जाते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, जो अलग अलग एरियाज अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोग देखते हैं, बट इसके अलावा फिलोसॉफिकल एसेस को भी तैयार करके जाएंगे। नाउ आपको पता है कि भाई ऐसे जो है हम लोगों का, उसमें हमें 2 पेपर, लाइक इस पेपर में हम लोग को जैसे आप देख पा रहे हो कि हम लोगों को 2 ऐसे लिखने हैं, ठीक है जी। पहला ऐसे सेक्शन ए से उठाना है, दूसरा ऐसे जो है सेक्शन बी से उठाना है। 50-50 मार्क्स के आपके ये ऐसे होने वाले हैं, और इन ऐसेस के अंदर जो है आपको लाइक इक्वली अपना टाइम डिवाइड करना है, 1.5 एंड 1.5 आवर देना है इसके अंदर, जिसके अंदर जो है आपको लाइक अगर मैं सिंपली बात करूँ ऐसे को प्लान करना, तो 30 मिनट्स आपके ऐसे को प्लानिंग को जाएंगे एंड 1 आवर जो है उसके आसपास का राइटिंग का जाएगा, ठीक है जी। लाइक 1 आवर भी नहीं लगाइए तो आप 50 मिनट्स राइटिंग का लगाइए, एंड देन उसके बाद 10 मिनट जो है आपका रिव्यू एंड अंडरलाइनिंग के लिए लगता है। सिमिलरली 30 मिनट्स आपका प्लानिंग के लिए, एंड देन उसके बाद 50 मिनट्स आपके जो है राइटिंग पे एंड 10 मिनट्स आपके रिव्यूइंग पे, ठीक है जी। तो ये आपको रूल ऑफ थंब होता है कि 30 मिनट्स आप बेसिकली ऐसे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद उसका प्लान आउट कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप 50 मिनट्स राइट अप करते हैं, देन उसके बाद जो है 10 मिनट्स उसको रिव्यू के लिए रखते हैं, ठीक है जी। जब भी कोई आप एस्से को चुनते हैं तो कौन से की एरियाज होते हैं आपके एस्से के, उनको आपको याद रखना है। 3 बेसिक एरियाज होते हैं आपके। पहला एरिया होता है या पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एस्से का कि उसका सेंट्रल थीम क्या है, ठीक है जी। सेंट्रल थीम से मतलब है कि ये एस्से किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, क्या इसका सेंट्रल टॉपिक है, कौन सा एरिया है जिसके आसपास में ये घूम रहा है, उसको हमें आइसोलेट करना होता है, समझना होता है, और उसको जो है लाइक उसका एसेंस जो है ऑलमोस्ट हर आर्ग्यूमेंट में, हर पैराग्राफ में, हर एरिया में, हर डायमेंशन जो आप शो कर रहे हो उसके अंदर उसका आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज सेंट्रल थीम, है ना। सेकंड होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना आइडियाज़ के ऊपर कि भाई आपको कितने ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल बन सकते हो, कितने ज़्यादा एरियाज़ में आप उस पर्टिकुलर सेंट्रल थीम पे सोच सकते हो, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। और फिर लास्ट में होता है आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग का मतलब है बेसिकली कि आप किस तरह से जो आपने आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म किया है, सोचा है उनके बारे में, उनको कैसे आप एक लॉजिकल कोहेरेंट वे में, कंसाइज वे में उसको आप पिरो रहे हो या फिर प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। ये 3 एरियाज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला एरिया जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज सेंट्रल थीम, है ना। नाउ सेंट्रल थीम ऑफ एन एसे मीन्स कि भाई व्हाट इज द सेंट्रल एसेंस, सेंट्रल पॉइंट ऑफ दैट एसे, ठीक है जी। क्या वो एक एसेंस है जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से निकल रहा है, एंड देन उससे बाद जो है उस लाइक दैट बिकम्स द सोल ऑफ द एसे, ठीक है जी। और इस सोल ऑफ द एसे को आपको पकड़ के जो है ऑलमोस्ट हर एरिया में प्रेजेंट करना होता है। जो भी आप आर्गुमेंट दे रहे हो उसमें इसका सोल जो है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। कई बारी क्या होता है, जो बच्चे अगर सेंट्रल थीम को अच्छे से नहीं पकड़ पाते तो क्या होता है कि मिड वे में ऐसे लिखते लिखते, आधा ऐसे लिखने के बाद जो है वो बिल्कुल लॉस्ट जाते हैं। दे डू नॉट फाइंड द प्लॉट कि मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ या कौन से एरिया में पहुँच गया हूँ, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से जो है वो लाइक दे फील लॉस्ट, है ना। तो जो लॉस्ट की फीलिंग है अगेन इट इज़ प्राइमरीली बिकॉज कि हम लोग सेंट्रल थीम से डेविएट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आइडिया हम लोगों को क्या होता है कि हमें सेंट्रल थीम को पढ़ना है, ठीक है। 30 मिनट जो आपने स्टार्टिंग में एसेज को ऑर्गेनाइज करने या फिर समझने के लिए लेने हैं, उसमें सबसे पहले 5-7 मिनट जो है आपको सेंट्रल थीम समझने के लिए लेने होते हैं कि भाई इसका सेंट्रल थीम क्या है, ठीक है। वंस यू अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम, उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक और इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हम लोग देन देते हैं किसके ऊपर, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर देते हैं। 15 से 20 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अलग अलग एस्पेक्ट सोचोगे, अलग अलग आइडिया सोचोगे, आप उसके बहुत सारे लाइक मल्टी डायमेंशनैलिटी निकालने की कोशिश करोगे, एंड देन जो है उसको लाइक वो आइडियाज़ को कहीं ना कहीं लिखोगे, ठीक है। जिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना। बेसिकली आप दिमाग का ताला खोल रहे हो यहाँ पे, और दिमाग से जो है एक पर्टिकुलर सेंट्रल थीम के ऊपर जो भी एस्पेक्ट आपको निकल सकते हैं उसको आप निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है जी। कुछ प्रीसेट्स होते हैं हम लोग के पास, जो स्टैंडर्ड एसेस होते हैं उनके लिए कुछ प्रीसेट्स होते हैं। वो प्रीसेट्स मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में लूँगा, पर आगे जब मैं सेशंस लूँगा तो उसके अंदर जब भी कोई एसे
चूज़ करूँगा, जैसे हम PYQ से ऐसे चूज़ करेंगे, तो इन सारे एरिया से कवर करके हम लोग उस पर प्रॉपर जो है सेंट्रल थीम क्या है उसका कैसे निकाले, सेंट्रल थीम कैसे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे उनके उसके ऊपर, कैसे आउटलाइन बनाएंगे, वो सारी काम हमने इसके ऊपर करेंगे, ठीक है नहीं। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग का पहला लाइक एक आप प्रीसेट देख सकते हो, एक सेंट्रल एस्पेक्ट देख लाइक एक आप यू कैन सी एक प्रीसेट जो आपको देखने में मिल रहा है वो है कि आप टेम्पोरल स्पेशियल एनालिसिस करो, ठीक है जी, किसी टॉपिक का टेम्पोरल, जैसे कि पास्ट एस्पेक्ट क्या है, टेम्पोरल एनालिसिस में आता है पास्ट एस्पेक्ट क्या है, प्रेजेंट एस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ओलंपिक गेम्स देख रहे हैं, ठीक है जी, तो भाई भारत का जो मेडल लेने का जो एम है उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके पास्ट एस्पेक्ट क्या कि भी पुराने टाइम में किस तरह से होता था, प्रेजेंट में जो है किस तरह के मेडल्स आ रहे हैं, फ्यूचर हम लोगों का क्या टारगेट्स हैं, स्पेशल एनालिसिस ले सकते हैं कि भाई लोकल लेवल में टैलेंट को कैसे नर्चर कर रहे हैं, रीजनल लेवल में कैसे कर रहे हैं, नेशनल लेवल में कैसे कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल में कैसे होता है, ठीक है कि नहीं। सो इस तरह से टेम्पोरल एंड स्पेशल एनालिसिस करके भी आप मल्टी डायमेंशनलिटी या ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो अपने आइडियाज़ को, ठीक है। देन सेकेंड एंड वेरी पॉपुलर टेक्निक इज द पेस्टल टेक्निक, ठीक है। पेस्टल टेक्निक में क्या होता है, आप किसी टॉपिक को पॉलिटिकल, उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस, इकोनॉमिक डायमेंशंस, सोशल डायमेंशंस, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस, लीगल डायमेंशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल डायमेंशंस को खोजने की कोशिश करते हो, और देन उसके ऊपर आपको जो भी पॉइंट्स मिलते हैं उनको देन आप फर्दर यू ट्राई टू लाइक पुट द आइडियाज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया सेक्टर, एंड देन उसके ऊपर आप आंसर ऐसे लिखने की कोशिश करते हो, ठीक है जी। देन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए, जैसे कि जो लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वाले या कोई पर्टिकुलर थीम का टॉपिक आ जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ गया है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरह न्यूज़ में चल रहा है तो उसके ऊपर आ गया है, तो उसके ऊपर हम लोग जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग या टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस एसेस के या इस तरह का भी एक प्रीसेट ले सकते हैं, जिसमें कि कंसेप्ट क्या है, एवोल्यूशन कैसे हुआ, बेनिफिट क्या देता है, प्रॉब्लम क्या दे रहा है, सोल्यूशन क्या है, ठीक है जी। इस तरह का भी एक प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप अगेन डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर एस्से को राइट अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रीसेट्स हैं जिनको हम लोग अगेन नीड के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग अपने एस्से के अंदर मल्टी डिमेंशनलिटी लेके आ सके, ठीक है जी। नाउ अगेन ये जो है दीज प्रीसेट्स वर्क वंडरफुली फॉर दी एरियाज़। अगर बिल्कुल कन्वेंशनल टाइप के हम लोगों को एस्से आ रहे हैं तो इसके अंदर ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। कन्वेंशनल एस्से का मतलब होता है जैसे कि अगेन विमेन के ऊपर आ गया, विमेन जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, लाइक दीज आर स्पेसिफिक क्वेश्चन। सोशियो इकोनॉमिक, जो मैंने पीछे आपको सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल गवर्नेंस बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड, इस तरह के जो एसेस होते हैं उनके ऊपर, है ना। हाउएवर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ट्रेंड जो है इट इज़ नाउ टुवर्ड्स फिलोसॉफिकल एसेस, है ना। तो फिलोसॉफिकल एसे जो है वो किस तरह के आप पूछे जा रहे हैं। जनरली फिलोसॉफिकल एसे दो लेवल पे होते हैं, या तो अगेन ये होगा इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक एसेस होंगे जो कि इंडिविजुअल के आसपास में घूम रहे होंगे, ठीक है जी, या होंगे यूनिवर्सलिस्टिक, मींस कलेक्टिव एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो घूम रहे होंगे, ठीक है जी। सो जैसे हमने पीछे देखा कंपैशन वाला क्वेश्चन था, वो बेसिकली एक इंडिविजुअलिस्टिक आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है कि नहीं। यूनिवर्सलिस्टिक जैसे कि कम्युनिटी सर्विस वाला होगा तो वो यूनिवर्सलिस्टिक हो सकता है, ठीक है। तो इंडिविजुअलिस्टिक एंड यूनिवर्सलिस्टिक जो है ये दो आइडियाज़ होते हैं फिलोसॉफिकल एस्से के। इंडिविजुअल एस्पेक्ट में जैसे मैंने बात करी कि भाई इंडिविजुअल के ऊपर होता है, इंडिविजुअल को लाइक अंदर देखते हैं हम लोग, और इम्पॉर्टेंट जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको अपने एस्से से मिलाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया, लाइक हार्ड वर्क हो गया, इंडिविजुअलिटी, ऑप्टिमिज्म, विजडम, सेल्फ डिस्कवरी, ये सब जो है एरियाज होते हैं इंडिविजुअलिज्म के। एंड सिमिलरली इसमें जो अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करूँ, जैसे फेटलिज्म हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिसऑनेस्टी, एनवे, फियर, डिफीटिस्ट मेंटालिटी, ठीक है जी, ये सब चीज़ें जो है क्या है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसॉफिकल एसेस। और जनरली जो है इंडिविजुअलिस्टिक एसे इन्हीं दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के ऊपर जो है चल रहे होते हैं या लिखने होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सलिस्टिक एसेज आर मोर टुवर्ड्स कलेक्टिविज्म, दे आर मोर टुवर्ड्स लाइक अ सेंस ऑफ हैविंग बिगर पर्पस, ठीक है जी, ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़, ठीक है, जैसे पीस, डेमोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, ठीक है कि नहीं, गुड फॉर ऑल, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपकी यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ में आती हैं। ऐसे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स है जैसे कि ऑटोक्रेसी, लाइक शॉवनिज्म, कन्फ्लिक्ट, जिंगोइज्म, ठीक है जी, डिक्टेटरशिप। सो ये बेसिकली जो है आपके क्या हैं, यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो जब भी आपका फिलोसॉफिकल ऐसे आएंगे तो ट्राई टू पुट देम इन दीज टू कैटेगरीज, एंड देन उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको हम आगे डिटेल में करते रहेंगे। ये जस्ट मैं आपको पहला सेशन है जिसमें आपको मैं एक एक्लेमेटाइजेशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू दी एस्से, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड एंड विल डू अदर एरियाज, ठीक है जी।
देन कमिंग टू द थर्ड पोर्शन, एक बार आपने जो है अपने एस्से का सेंट्रल थीम ढूंढ लिया, देन उसके बाद आपने उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली। नाउ इज़ द टाइम टू आउटलाइन द एस्से। ठीक है जी, आउटलाइनिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है? आउटलाइनिंग का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर में पिरोना, आपने जो आइडियाज़ जो ब्रेनस्टॉर्म करे हैं उनको एक स्ट्रक्चर में ढालना, ताकि आपको पता हो कौन सा आइडिया मैंने कहाँ पर लिखना है, और उससे जो एक ब्रॉड एक एसेंस बनेगा एस्से का, जो कि एक सेंट्रल थीम से स्ट्रेच हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, उसको लाइक प्रॉपरली आप स्ट्रक्चर करके फ्रेमवर्क करके लिख पाओ। दैट इज़ व्हाट आउटलाइनिंग इज़ ऑल अबाउट। ठीक है जी, एक ब्रॉड एसेंस दे देगा आपके एस्से को, एक स्ट्रक्चर दे देगा आपके एस्से को, जहाँ पे आपको पता होगा कौन से पॉइंट कहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो अगेन 30 मिनट्स में 10 मिनट जो है वो आपको आउटलाइनिंग के लिए देने होते हैं। और आउटलाइनिंग में क्या होगा, देन एक बार अगर आपने अच्छी आउटलाइनिंग करी है तो आई एम श्योर आपका पेन जो है अगले 50 मिनट नहीं रुकेगा। यू विल बी वेरी वेरी इजीली एबल टू राइट दैट एस्से विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है कि नहीं? सो आउटलाइनिंग बेसिकली क्या होती है? अगेन स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाना होता है। इसमें बॉडी, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये 3 हम लोग पोर्शन रखते हैं। इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग ऑफ द एस्से। ठीक है जी, बॉडी इज़ द सेंट्रल एरिया, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट पोर्शन, जहाँ पे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दोगे, अपनी मल्टी डायमेंशनैलिटी दिखाओगे। एंड कंक्लूजन, जहाँ पे आप अपना जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको क्लोज करोगे, विच इज़ अगेन रिसेंबलिंग द सेंट्रल थीम। ठीक है कि नहीं? अब इसके अलग अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है, और इन टेक्निक्स में मैं बहुत डीप पे नहीं जाऊंगा, आगे जाके मैं डिटेल में इनके ऊपर जाता रहूँगा। ठीक है, बट जस्ट आपको बता देता हूँ थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन का बेसिक आइडिया होता है कि आप सेंट्रल थीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप एग्जामिनर को, आप एक रीडर्स का टॉपिक के ऊपर रीडर का इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करते हो, आप उसको एक क्लियर पिक्चर देने की कोशिश करते हो। इट्स लाइक एन एपेटाइजर, कि आप जो है आगे आने वाली जो पिक्चर है उसका एक ट्रेलर जो है वो एग्जामिनर को दे रहे हो। ठीक है कि नहीं? सो दैट बेसिकली सेट्स द टोन फॉर द होल एस्से। एंड कुछ टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग रिसेंट इवेंट्स या कोई एग्जाम्पल या कोई स्टोरी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। देन सेकंड इज़ आप किसी कोट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं जो कि उस सेंट्रल थीम से मिलता जुलता हो, देन उसको एक्सपैंड करें। या आप सिंपली अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप टॉपिक को डिफाइन करने से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर टेररिज्म के ऊपर ऐसे आ गया तो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद डिफाइनिंग टेररिज्म, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे आ गया तो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद डिफाइनिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी। हाउएवर ये मैंने रैंकिंग वाइज ही लगाए हैं। यू नीड टू बी अ बिट क्रिएटिव इन एस्से, बिकॉज एस्से इज ऑल अबाउट बीइंग क्रिएटिव। तो यहाँ पे आप जो है रिसेंट इवेंट्स, एग्जाम्पल, स्टोरीज जो है ये नंबर 1 पे रहता है। अगेन इट गिव्स कि भाई आपको आप जो है एक रिसेम्बलेंस बना पा रहे हो, आप एक जो है सिनर्जी बना पा रहे हो विद सम रीसेंट इवेंट, और उसको आप जो है सेंट्रलिटी ऑफ एस्से पे लेके आ पा रहे हो। ठीक है जी। कोई स्टोरी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एग्जांपल आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। कोई कोट आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो है इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद डिफाइनिंग द टॉपिक। नाउ बॉडी के ऊपर बात करें तो बॉडी के ऊपर अगेन जितनी बात की जाए कम है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ मैं आपको रूल्स दे देता हूँ बॉडी के ऊपर, जो किस तरह से आपको अपने जो मेन आर्ग्यूमेंट्स है वो देने हैं। सबसे पहली बात कि हर एक पैराग्राफ जो है वो आपका एक ही आर्ग्यूमेंट देगा। आपको मल्टीट्यूड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक ही पैराग्राफ में नहीं देने। एक पैराग्राफ बनाओ, उसमें एक ही आर्ग्यूमेंट होगा, उसका एक सेंट्रल पॉइंट होगा जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहा होगा, और उसमें आप मिक्सिंग नहीं करोगे। ठीक है जी। एक पैराग्राफ, एक आर्ग्यूमेंट, ये रखना है आपने। इनोवेटिव सब हेडिंग्स देने की कोशिश करोगे, काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप इनोवेटिव वे में सब हेडिंग्स देने की कोशिश करोगे, तो कि वो आपको बेसिकली एक स्ट्रक्चरिंग भी बता देता है, और उसके साथ साथ में जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। आप जो है फ्लेक्सर को यूज़ कर सकते हो। फ्लेक्सर टेक्निक क्या होती है पैराग्राफ्स में, कि फैक्ट्स एंड स्टैट्स को यूज़ करना, लॉजिक को यूज़ करना, एग्जाम्पल्स को यूज़ करना, ओपिनियन देना अपना, या कोई रीज़न करना, ये सब जो है अगेन आपके सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जो आप उस पैराग्राफ में दे रहे हो उसको वैलिडेट करने के लिए या उसको बेसिकली री इन्फोर्स करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं? देन एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाते हुए आपको क्या करना है, आपको स्मूथ रखना है अपना ट्रांजिशन, एक लॉजिकल फ्लो को मेंटेन करना है। उसे कैसे करोगे आप? कनेक्टर्स के साथ। ठीक है, ट्राई टू हैव कनेक्टर्स, कि आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाओ तो सडनली अब्रप्ट चेंज ना लगे। आप कोई कनेक्शन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यू कैन यूज़ वर्ड लाइक मोर ओवर, फर्दर, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड इसको आप जो है क्वेश्चन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, कि आप पैराग्राफ के एंड में क्वेश्चन छोड़ दो और उस क्वेश्चन को देन जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में आंसर करो। ठीक है कि नहीं? कि जैसे कि हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं, कि क्वेश्चन इसमें कुछ छोड़ दिया कि भाई टेररिज्म इज टेररिज्म ओनली एन इकोनॉमिक इशू, और इट इज़ अ बिगर इशू विच एग्जिस्ट, और इट इज़ अ बिगर इशू विच प्लेग्स द सोसाइटी। देन नीचे आप सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हो। तो जस्ट एन एग्जांपल है ना। सो दिस इज हाउ बॉडी इज डन, एंड देन उसके बाद आते हैं हम लोग कंक्लूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंक्लूजन में व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक। ठीक है, एक फ्यूचर, एक लाइक
फ्यूचरिस्टिक विजन, एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक एक्शन ओरिएंटेड हम लोग कुछ एस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, एक क्लियर पाथ देने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। एंड वी ट्राई टू बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज विद इट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं टेक्निक, या तो एक समराइजिंग टेक्निक आती है, दैट मीन्स आप पूरे एस्से को फिर से समराइज कर दो कि भाई ये चीज़ें अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे करके ऐसे होगा, दिस इज कॉल्ड ए समराइजिंग टेक्निक। एंड दूसरा होता है साइक्लिकल रिटर्न टेक्निक, ये अगेन थोड़ी सी क्रिएटिव होती ज़्यादा, कि अगर आपने स्टार्टिंग में कोई स्टोरी यूज़ करी है, स्टार्टिंग में कोई अगर आपने कोट यूज़ करा है, स्टार्टिंग में कोई आपने एग्जाम्पल दिया है, तो उसी के ऊपर आप रिटर्न करते हुए अगर हमने ऐसा किया जो मैंने बीच में बताया है तो इस चीज़ का ये चीज़ हो सकती थी, ठीक है, ऐसे कुछ करके। एड ऑन यहाँ पे बड़े अच्छे आप डाल सकते हो, जैसे कोई एनेक्डोट डाल दिया, कोई प्रोवर्ब डाल दिया, कोई स्पीच डाल दी किसी, जैसे हम लोग कोई जैसे बड़े सारे इस तरह की शब्दावली हैं, है ना, जैसे कि विश्व गुरु हैं, या फिर इस तरह की कोई शब्दावली जो हम लोग कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे लीडर्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल वे में जो है कोई प्रोवर्ब चलता है, कोई कोटेशन चलती है, तो आप उसको भी डाल के इसको और एनरिच कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन इनके ऊपर अपने आप में एक एक सेशन लिया जा सकता है। तो इस सेशन को मैं आगे जाके जब भी हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो मैं इन एरियाज़ में और ज़्यादा डिटेल में आपको बात करूँ, ताकि आपको काफ़ी क्लियरली इन सब चीज़ों के ऊपर समझा सकूँ, ठीक है जी। तो थोड़े एडवांस लेवल में अगर आप लोग ऑलरेडी ऐसे लिख रहे हैं तो आपको इन आइडियाज़, इन चीज़ों के ऊपर आइडिया लग रहा होगा, एंड इस चीज़ के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग एन एस्से, ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज यू नीड टू बी मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। यूनिडायमेंशनल एसेज नेवर गेट यू गुड मार्क्स, स्पेशली अगर वो फिलोसॉफिकल एस्से अगर आप लिख रहे हो, तो अगर वो मल्टी डायमेंशनल नहीं है तो यू विल गेट वेरी पुअर मार्क्स। सेकंड है कि आपको डेविएट नहीं होना है, यू हैव टू स्टिक टू दी सेंट्रल थीम और टॉपिक, ठीक है कि नहीं। जो आपने एसेंस बना लिया है स्टार्टिंग में, हमने जब सेंट्रल थीम चूज़ किया है, तो उसी चीज़ को आपके हर पैराग्राफ, लाइक वो बेसिकली सोल है आपके एस्से की, और उस सोल को जो है हर एक पैराग्राफ में दिखना चाहिए, तब जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं आपके लिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलरेडी हमने पॉलिटी पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो कि भाई हमें जैसे कंसेंसस बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होनी चाहिए, इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ऐड कीजिए अपने एस्से में, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। देन ट्राई टू बी डेमोक्रेटिक इन एड्रेसिंग इशूज़, ट्राई टू गेट लाइक जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसमें आप ये करने की कोशिश करिए कि आप बहुत कंसेंसस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से जो है उनके व्यू पॉइंट्स ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें करनी है, ठीक है जी। ऑटोक्रेटिक या एब्सोल्यूटिस्ट या फिर जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन है, इनको हमें नहीं लेना होता, इनको अवॉइड करना है। ये जो है अगेन कहीं ना कहीं लाइक इट गिव्स मोर ऑफ अ डिक्टेटरल व्यू पॉइंट विच अगेन मस्ट बी अवॉइडेड। देन जनरलाइजेशन नहीं बनानी, कोई ऐसी जनरलाइजेशन मत बना लेना विच कैन बी क्वेश्चन इवन बाय द एग्जामिनर कि भाई नहीं ऐसा कैसे हो गया, कि भाई इसने ऐसी जनरलाइजेशन कैसे बनानी। तो डो नॉट मेक टू मच ऑफ जनरलाइजेशन। जैसे कि अगर आप सीधा स्टार्ट कर दो कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जो है इट इज़ गोइंग टू टेक ओवर द जॉब्स एंड इट इज़ गोइंग टू हार्म द सोसाइटी, सो इस तरह की स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं बनानी है। एंड आपको जो है एक बैलेंस्ड रोल रखना है, वेयर यू आर अगेन looking at pros and cons, looking at different dimensions, however you are not making very strong, very sweeping generalizations, ठीक है कि नहीं। then do not question the topic itself, do not question the topic, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को या एक्सप्लेन करते करते कि भाई हमने टॉपिक को ही चैलेंज कर देते हैं, तो ये नहीं करना है आपने। ट्राई टू लाइक गो विद इन द टॉपिक, इसी को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। एंड जैसे मैंने बताया कि मल्टी डायमेंशनल रहने की कोशिश करनी है, अलग अलग दोनों साइड्स को लेके एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके रखनी है, सिंगल साइड पे मत रह जाना एक टॉपिक के ऊपर। अगर सिंगल साइड रहोगे तो क्या होगा, आपका जो एस्से है वो सिंगल डायमेंशनल दिखने लग जाता है। अगेन लगता है कि भाई आप एक ही पर्टिकुलर एंगल से सोच रहे हो उसको, सो देन दैट वे ऑल्सो इट यू लूज द मार्क्स, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक आइडिया हैं इस सेशन में जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। एंड एस्से के जो टॉपिक्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, लेट अस विल स्टार्ट विद PYQs। पिछले PYQs के साथ ही स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अप्लाई करूँगा। तो दिस सेशंस आर गोइंग टू कम सून, सो मिलते हैं इन सेशंस के अंदर, ठीक है जी। एस्सेज के बहुत सारे मैंने आपको आंसर राइटिंग के ऊपर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ में डाल भी दिए हैं, तो आप वहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे भेजिए। आई विल चेक योर आंसर्स एंड एस्सेज एंड देन आई विल गिव यू मच मोर व्यू पॉइंट, जो कि एडवांस लेवल पे व्यू पॉइंट्स उन सबको आपको देने की कोशिश करूँगा। सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग टू योर बेस्ट कैपेसिटी, एंड इफ यू हैव एनी doubts, please write in the comment section. I will try to answer them as much as possible. Till next time guys, bye bye, all the best, Jai Hind.